कुहासे की सुबह, सर्द रातें, गुनगुनाती धूप, हाफ जैकेटों की जेबों में मूंगफली के दाने और चुनावी चर्चाएं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की सर्दी के साथ चुनाव का आगाज़ भी हो चुका। सुगबुगाहट ये है कि कब लग जाएगी आचार संहिता। हर एक के अपने दावे, हर एक की अपनी तारीखें। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे तैरती कुछ तारीखें, साथ ही हर पार्टी की एक तरीके से रणभेरी बज चुकी, चुनावी बिगुल बज चुका। मोदी जी उद्घाटन करे चले जा रहे हैं, योगी जी उद्घाटन करे चले जा रहे हैं, प्रियंका जी लड़की हूँ लड़ सकती के नारे के साथ काम कर रही हैं, सपा के अखिलेश जी बस के ऊपर खड़े होकर के बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, राष्ट्रीय लोकदल ने भी रणभेरी हुंकार ली है। अलीगढ़ जो धरती है एक 7 विधानसभाओं के साथ, भाजपा की प्रभुत्ता की सीट, भाजपा के समीकरणों की सीटों के साथ। जी हाँ, आज एबी लाइव न्यूज़ पर हम बात करेंगे अलीगढ़ में होने वाले आगामी चुनावों की एक सीट जो सबसे प्रमुख सीट है, जिसको हम शहर सीट कह सकते हैं, सदर सीट भी कहते हैं, जो परंपरागत हिंदू मुस्लिम के बीच विभाजित एक सीट है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे एबी लाइव न्यूज़ में। हमारे साथ संभावित कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज सक्सेना के साथ। स्वागत है मनोज जी आपका एबी लाइव न्यूज़ के कार्यालय में। हमारे स्टूडियो में आपके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय में से एक समय निकाला। अब चूंकि आप संभावित प्रत्याशी हैं तो आपके इस समय का वक्त जो है बड़ा कीमती है। और 76 विधानसभा, जी हम बात कर रहे हैं 76 विधानसभा, एक नामांकन होता है हर विधानसभा का, जिसके अंतर्गत हम एक सारे कार्यकाज जो सरकारी तंत्र के कामकाज होते हैं वो एक विधानसभा के नंबर के अंतर्गत किए जाते हैं। तो पुनः मैं आपका स्वागत करता हूं। और मनोज जी, पहला ही क्वेश्चन जो होगा आपसे, एक दागता हुआ क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के मिटे हुए जनाधार को किस तरीके से मनोज सक्सेना अपनी विधानसभा में अवतरित करेंगे और साथ ही कैसे कांग्रेस की प्रत्याशिता को बहुत दावे के साथ और मजबूती के साथ प्रेजेंट करेंगे आप। तो मेरा पहला और सबसे एक व्यक्तिगत प्रश्न भी आपसे यही है कि आप किस तरीके से इसका करना चाहेंगे। देखिए, ये कह देना कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कमज़ोर है, ये मैं नहीं समझता। कांग्रेस हमेशा मजबूती के साथ सांप्रदायिक ताकतों से लड़ती रही है। कांग्रेस हमेशा विकास की बातें करती रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर आफ्टर 89 के बाद जो जातिवाद फैला, उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक दहशत का माहौल फैला, वो हम सही बात में कह सकते हैं कि कांग्रेस के जाने के बाद फैला है। और आज कांग्रेस पूरी मुस्तैदी के साथ इस प्रदेश के अंदर प्रियंका जी के नेतृत्व में अपने ताकत के साथ कार्यकर्ताओं को लेकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठी है। और आज ये पूरा देश देख रहा है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जिस तरीके से कांग्रेस आज विकास की बात कर रही है, नौजवानों की बात कर रही है, आज महिलाओं की बात कर रही है। निश्चित इस चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये मेरा यकीन है। और इसी यकीन के साथ मैं जो शहर विधानसभा 76 विधानसभा से आज दावेदारी की है, पार्टी से नेतृत्व से अपने लिए मैंने मांग की है कि मुझे लड़ाया जाए। अगर पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाती है तो निश्चित हम लोग इस चुनाव को जीतेंगे। मैं कदर करता हूं आपके कॉन्फिडेंस की। और जहां कांग्रेस अपने जनाधार को ढूंढती हुई दिख रही है, वहां एक इस तरीके का कॉन्फिडेंट प्रत्याशी 76 विधानसभा के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदेमंद होगा। और वैसे भी आपकी काफ़ी फायर ब्रांड छवि रही है अलीगढ़ के अंदर। हमने आपको छात्र राजनीति से जाना है, आगे भी जाना है। तो कुछ परिचय हमारे दर्शकों के लिए अगर आपका भी मिल जाए। वैसे तो अलीगढ़ की धरती में आपका परिचय किया, कोई भी अलीगढ़ में परिचय के लिए मोहताज नहीं है, लेकिन चूंकि एक परंपरा होती है चैनलों के अंदर, तो आपका एक व्यक्तिगत परिचय जो है कि मनोज जी कहाँ से हैं, क्या है, अगर कुछ जानकारी देना चाहें तो। देखिए, मैं छात्र राजनीति से मैंने अपनी शुरुआत की है। यूथ कांग्रेस के 3 बार मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ, छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ, NSUI का प्रेसिडेंट रहा हूँ। कांग्रेस के विभिन्न पदों पर रह के मैंने बिना जाति धर्म की बात किए हुए भाईचारे को लेकर इस शहर के अंदर, इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया है। और आज भी मैं ये नहीं कहता मैं किसी जाति की बात करता हूँ, मैं जाति की बात नहीं करूँगा, ना मैं धर्म की बात करूँगा, मैं मुद्दों की बात करूँगा। आज भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, लोकदल हो,
कोई भी पार्टी हो, आज आम जनता की छवि उनके मन में बिल्कुल समाप्त हो चुकी है और आज कांग्रेस के प्रति लोगों की भावना हो रही है। प्रियंका जी का आप देख रहे होंगे, मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा, आज लाखों महिलाएं, आज लाखों लड़कियां सड़कों पे उतर के एक ही बात कह रही हैं कि इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी, निश्चित रोजगार मिलेगा और निश्चित इस पार्टी को मजबूती मिलेगी। ये हमारा उद्देश्य है और प्रियंका जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में हम लोग इस उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। ये हमारा यकीन और विश्वास है। मनोज जी, अगर मैं क्षेत्र विधानसभा की बात करूं तो पूर्व में यहाँ पर भाजपा की सीट रही, उससे पहले सपा ने भी अपना परचम एक बार यहाँ लहराया है। और जैसा कि मैंने अपने पहले इंट्रो में कहा कि हमारी जो सीट है वो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम में विभाजित है, तो ऐसा कौन सा चमत्कार मनोज सक्सेना कर देंगे कि ये हिंदू मुस्लिम का जो कॉम्बिनेशन है वो मनोज सक्सेना की तरफ या कांग्रेस की तरफ ट्रांसफ़र हो जाए? इस पे कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो नहीं कहूँगा कि ये हिंदू मुस्लिम की सीट है। यहाँ से कांग्रेस के कई बार प्रत्याशी जीते हैं, कैप्टन बलदेव सिंह जी भी जीते हैं, आपके अनंतराम वर्मा जी भी जीते हैं, विवेक बंसल जी भी जीते हैं। हम लोगों ने हिंदू कैंडिडेट भी लड़ा है, यहाँ मुस्लिम ही अहमद दूध खां जी को भी हमने चुनाव जिताया है। यहाँ पे हमने विवेक बंसल जी को भी जिताया है, कैप्टन बलदेव सिंह जी को भी हम लोगों ने यहाँ जिताया है, यहाँ से अनंतराम वर्मा जी भी चुनाव जीते हैं। ये सब भारतीय जनता पार्टी जब जानती है, जब विकास के मुद्दों की बात आती है, जब काम करने की बात आती है, किसी और मुद्दे की बात आती है, तो भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को कहीं ना कहीं से इस माहौल में पैदा करती है कि इसको हिंदू मुस्लिम की राह पे लाने की कोशिश करें। 23 साल तक इस शहर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई। उसका यही कारण था कि नौजवानों के मन में साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही, सिर्फ हिंदू मुस्लिम लड़ा के हमको लड़ाने का काम कर रही। लेकिन आज नज़रिया बदला है। इस देश में और इस प्रदेश के अंदर नौजवानों ने मन बनाया है कि हमको इस प्रदेश के अंदर भाईचारा पैदा रखना है। हमको इस शहर के अंदर, आज चाहे आप किसी भी विकास की बात कर लीजिए, सड़कों को देख लीजिए, महानगर की सड़कों का क्या हाल है, आज ट्रैफिक व्यवस्था को देख लीजिए, महानगर की क्या ट्रैफिक व्यवस्था हो गई, आज धर्म स्थलों का आप देख लीजिए, चाहे अचल ताल की बात कर लीजिए, आप चाहे खेरेश्वर धाम की बात कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी धर्म की भी बात नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी ना विकास की बात करती। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ा के एक माहौल पैदा करके उस चुनाव को हिंदू मुस्लिम करना चाहती है। इसको हम लोग समाप्त करेंगे और ये मन बनाया है, इस चुनाव को विकास के नाम पर लड़ेंगे, इस चुनाव को हम नौजवानों के नाम पर लड़ेंगे, इस चुनाव को हम अपराध रोकने के नाम पर लड़ेंगे, इस चुनाव को हम महानगर के एक मजबूत शहर विधानसभा बनाने के नाम पे करेंगे। ये प्रियंका जी के नेतृत्व में हम लोगों ने यकीन दिलाया है लोगों को। आपको ऐसा लगता है कि अभी भाजपा के जो सिटिंग एमएलए हैं संजीव राजा जी, उन्होंने ऐसे कोई भी काम नहीं किए? देखिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष के नाम पे नहीं कहना चाहता, संजीव राजा जी हों या कोई भी हों, आम जनता समझ चुकी है भारतीय जनता पार्टी को। आप देख रहे होंगे 4-5 बार से महापौर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती थी, लेकिन उसके बाद भी ये महानगर में कोई विकास नहीं हुआ और इसी कारण अब किसे बसपा जीत गई यहाँ पे महापौर का चुनाव। इसी तरीके से इस बार भी बहुत उम्मीद की गई थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है महानगर में, इसमें आपकी क्षेत्र विधानसभा से संजीव राजा जी को चुनाव लड़ाया गया, लेकिन आप देखें कहीं भी विकास नाम की कहीं चीज़ नहीं है। जहाँ देखिए एक द्वार बना दिया गया है, गेट बना दिया गया है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि आम जनता के लिए आप बताइए क्या हुआ। एक कॉलेज खुलवाए हो संजीव राजा जी ने, एक भारतीय जनता पार्टी ने कोई और उपलब्धि हासिल की हो। आज जो लोग कहते हैं कि उनको बदबू आती है, आज इस 5 साल में उनको कहीं बदबू नहीं आई। कट्टी घर की बात करते हैं, आज कट्टी घरों के आंदोलन को कहाँ समाप्त कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। ये सिर्फ हिंदू की भावनाओं को भड़काने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी और कहीं कुछ नहीं है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू हिंदू, हम भी हिंदू हैं, हम तो गर्व से कहते हैं हम भी हिंदू हैं, लेकिन हम वो हिंदू नहीं है किसी जाति धर्म के व्यक्तियों का उत्पीड़न करें, उनके धर्म का अनादर करें। हम हिंदू इतने हिंदू हैं कि हम अपनी आस्था को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, राम को मानते हैं, गणेश को मानते हैं, सभी को मानते हैं, लेकिन हम किसी जाति धर्म का हम बैर नहीं करते। ये हमारा उद्देश्य है। आपका कोई क्षेत्र विधानसभा को लेकर के कोई ड्रीम प्रोजेक्ट रहेगा या आपके मन में एक वैसी भावना हो कि अगर आप विधायक हो जाते हैं तो ऐसा कुछ क्षेत्र विधानसभा को देना चाहेंगे जो आपके मन में एक ड्रीम या एक कहते हैं कि मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है या स्वप्न प्रोजेक्ट जिसे कह सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा तो ड्रीम प्रोजेक्ट यही है कि इस शहर के अंदर भाईचारा बना रहे। जो हमारा व्यापारी आज वर्ग जो है
जब कभी माहौल गर्म होता है उसका व्यापार चौपट हो जाता है। और जिस तरह के आज व्यापारियों का शोषण हो रहा है, चाहे वो जीएसटी के नाम पे हो रहा हो, आज ट्रैफिक में आप देखिए यातायात व्यवस्था ऐसी हो गई है कि लोग शहर के बाज़ारों में नहीं आ रहे, व्यापारियों का वो हो गया। सबसे बड़ा काम यह है कि इस महानगर के अंदर हमको यातायात की व्यवस्था सही करनी है, सड़कों का जाल सही करना है, पुलों का होना चाहिए। और मैं तो बहुत पहले मैंने 10 साल से मांग कर रहा कि अब अलीगढ़ 15-15 किलोमीटर सब जगह फैल गया है, इसलिए अलीगढ़ में भी मेट्रो बननी चाहिए। अगर मुझे यहाँ की जनता ने चुना और पार्टी ने मुझे निर्देशित किया तो अलीगढ़ में मेट्रो लाने का काम मैं करूँगा। कोई समीकरण बताना चाहेंगे जो, अगर आपने एक बात कही आपके जवाब में कि हिंदू मुस्लिम सीट नहीं, तो ऐसा कोई समीकरण है जो ऐसा लगता है कि चुनाव में आपके लिए, चमत्कार के लिए परिवर्तित कर सकता है? कोई समीकरण आपके पास हो? देखिए, सभी जाति धर्म के लोग ये चाहते हैं कि एक अच्छा व्यक्ति यहाँ से चुनाव जीते। संजीव राजा जी को भी जब जिताया उनसे भी उम्मीद नहीं हो पाई, जफर साहब को जिताया उनसे भी उम्मीद नहीं पूरी हो पाई। आज नौजवानों के मन में ये बात आ रही है कि कहीं अलीगढ़ के अंदर कोई उद्योग नहीं है, सारे ताला नगरी में सारे उद्योगों शिफ्ट कर दिया गया। आज वहाँ जाके पूछिए उनके मालिकों से, वो ये कहेंगे कहीं भी व्यापार नाम की चीज़ नहीं रही है। आज उस व्यापार को अगर हम बढ़ावा देंगे तो लोग, हमारे जो नौजवान साथी हैं उसमें अपना जॉब लेंगे। आज कहीं भी हमारे यहाँ पे इंटर कॉलेज और उसकी आप देख लीजिए क्या स्थिति होती जा रही है। शहर की स्थिति को संभालने के लिए निश्चित ऐसे आदमी की आवश्यकता है जो दोनों वर्ग के धर्म के लोगों को साथ लेके चल सके और इस शहर के अंदर एक ऐसा माहौल बनाए, नौजवानों को लगे कि उसकी सरकार बनी है, महिलाओं को लगे उनकी सरकार बनी है, नौजवान और बेरोजगारों को भी ये महसूस होना चाहिए कि उनके लिए रोजगार करने की कोई हम लोग योजना बना रहे हैं। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ हमारी पार्टी और हम लोग इस पूरे प्लान बना रहे हैं कि अगर हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर आते हैं तो नौजवानों के लिए कार्य करेंगे, बेरोजगारों के लिए काम करेंगे, महिलाओं के लिए काम करेंगे, गरीबों के लिए बात करेंगे, दलितों की बात करेंगे। मैं किसी जाति धर्म की बात नहीं करूंगा, लेकिन इस शहर को एक अच्छा खूबसूरत शहर बनाने की बात जरूर करूंगा। लोग कहते हैं कि मनोज सक्सेना को 76 विधानसभा का नक्शा जबान में रटा हुआ है, जहन में चढ़ा हुआ है। तो क्या मनोज जी ऐसी कोई बात है कि आप मुझे कुछ 10 मोहल्लों के नाम बता सकते हैं? देखिए, बात मोहल्लों की बात नहीं है, मैंने ज़मीनी राजनीति की है, मैं एक एक गलियों को जानता हूँ। मुझे तो बड़ी जब हंसी आती है ऐसे लोग जो 76 विधानसभा की जगह 75 में वोट मांगने जाते हैं। अगर उनसे पूछ लिया जाए कि बराई कहाँ है, तमोली पाड़ा कहाँ है, कृष्णा टोला कहाँ है, जयगंज कहाँ है, बिशंबर नगर कहाँ है, पटेल नगर कहाँ है, कृष्णापुरी कहाँ है, गांधी नगर कहाँ है, महेंद्र नगर कहाँ है, पला कहाँ है, आर के पुरम कहाँ है, पंचनगरी कहाँ है, पुष्प विहार कहाँ है, पक्की सराय कहाँ है, सराय सुल्तानी कहाँ है, तुर्कमान गेट कहाँ है, भूल जाते हैं। लेकिन मैंने गली गली में जाके साइकिलों पर भी राजनीति की है, मोटरसाइकिल से भी राजनीति की है। हकीकत में ज़मीनी राजनीति करने वालों को जब तक जनता नहीं चुनेगी, जब तक उनको आगे नहीं बढ़ाएगी, इस प्रदेश का विकास नहीं हो सकता, शहर विधानसभा का विकास नहीं हो सकता। लगता है ज़मीनी नेता को कांग्रेस को ज़रूर चुनना चाहिए। ज़मीनी नेता को विधायक बनने की अगर काबिलियत है तो उसको ज़रूर चुनना चाहिए। कोई कांग्रेस में आपके प्रतिद्वंदी हैं क्या इस समय? देखिए, मेरे कांग्रेस में कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। और रही बात, हो सकता है कि घर में भी शत्रु छिपे हुए होते हैं, तो राजनीति में किसी की प्रतिभा को लेकर कहीं ना कोई लोग ईर्ष्या रखते हों, लेकिन मुझे लगता नहीं। और फिर पार्टी है, पार्टी का जब नेतृत्व किसी चीज़ को दे देता है तो सारे लोग मिलकर उसको स्वागत करते हैं, उसको सत्कार करते हैं, उसको लड़ाने का, उसको मजबूती के साथ एक जनता के बीच जाने का प्रयास करते हैं। और हम उन सभी कार्यकर्ताओं से आज भी मिल रहे हैं। अभी हमारे यहाँ कोई टिकट किसी की डिक्लेयर नहीं हुई है, अभी प्रियंका जी ने किसी को घोषित प्रत्याशी नहीं बनाया है कि घोषित हो गया, लेकिन उसके बाद भी हम लोग कार्यकर्ताओं के साथ गलियों में जा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, चाहे हिंदुओं की बात करें, चाहे मुस्लिम की बात करें, व्यापारियों की बात करें, मजदूरों से भी मिल रहे हैं। और ख़ास तौर से मैं ये कहना चाहूँगा, इस देश की, इस प्रदेश की आधी आबादी जो महिलाएँ हैं, हमारी बहन बेटियां हैं, मैं उन बहन बेटियों से मिल रहा हूँ। और इसीलिए मैं बड़ा यकीन के साथ कह सकता हूँ कि प्रियंका जी ने जो कहा है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, आज उस परिवारों के हम अंदर जा रहे हैं। विद्रोह हो गया है भारतीय जनता पार्टी में, समाजवादी पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी में, लोकदल में, विभिन्न पार्टियों में सारी महिलाएं कहने लगी कि इस बार हम अगर वोट डालेंगे तो कांग्रेस पार्टी को डालेंगे। इस कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का संकल्प इस उत्तर प्रदेश की आधी आबादी महिलाओं ने ले लिया। और मुझे पूरा विश्वास है
कि प्रियंका जी के नेतृत्व में हम लोग बहुत सीट लाएंगे। मैं ये नहीं कहूँगा भारतीय जनता पार्टी की तरह कि 350 पार। भारतीय जनता पार्टी इस समय उत्तर प्रदेश के बाहर जाएगी, ये नौजवान आह्वान कर चुके हैं। आप कहना चाह रहे हैं कि ना 350 पार ना 300 पार, अब की बार भाजपा उत्तर प्रदेश के पार। बिल्कुल, बेशक भारतीय जनता पार्टी को बाहर करने की योजना नौजवानों ने बना ली है। भारतीय जनता पार्टी को बाहर करने की योजना उन महिलाओं ने बनाई है। आप देखिए जिस तरीके से हाथरस के अंदर कांड हुआ था, जिस तरीके लखीमपुर खीरी के अंदर कांड हुआ था, जिस तरीके से बहराइच के अंदर कांड हुआ था, जिस तरीके से आप दलित वाल्मीकि के साथ आगरा के अंदर कांड हुआ, आज वाल्मीकि की बात कर लीजिए, जाटवों की बात कर लिए, खटीक समाज की बात कर लिए, माहौर समाज की बात कर लीजिए। आज दलित वर्ग इतना उत्पीड़ित हो गया है भारतीय जनता पार्टी से कि उसे भय लगता है। उसे लगता ही नहीं है कि इस उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं सरकार है, उसे ये लगता है इस उत्तर प्रदेश के अंदर उस ऐसे होम नाम व्यक्ति की सरकार है जो एक ही दावा करता है कि ठोको। अब वो किसको ठोक रहा है? गुंडे बदमाश तो नहीं ठोक रहे, मुझे लग रहा है कि वो गरीब और कमज़ोर आदमी को ठोकने का काम कर रहा है। और कांग्रेस पार्टी ठोकने की नीतियों से ज़्यादा लोगों को पुचकारने का, भाईचारा का, विकास का नारा देके चुनाव में उतरेगी, ये मुझे पूरा यकीन है। 75 और 76 में केवल 76 या शहर विधानसभा का ही चुनाव क्यों? देखिए 75 और 76 दोनों ही लगी हुई विधानसभाएं हैं। मैं आपको कह सकता हूं कि 75 में भी अलीगढ़ जो शहर विधानसभा है, इसका काफ़ी व्यक्ति का टच 75 विधानसभा से, और 75 विधानसभा के काफ़ी लोगों का टच 76 से है। सारे पुराने आप जितने भी आप देख लीजिए, क्योंकि मेरी भी रिहाइश पुराना मोहल्ला पड़ता है, मालीपाड़ा है, समनापाड़ा है, बराई है, ये मोहल्ले हैं पुराने, हमारे पठान मोहल्ला है, वहाँ पे कई मोहल्ले। तो ये दोनों मिलेमा हैं, और इस मिलेमा की वजह से मैं 75-76 को अलग नहीं मानता। ये दोनों ही एक ऐसे हैं जो शहर के, एक कह दीजिए एक भाई है तो दूसरा भाई है, दोनों को मिला के भाईचारा बनाने का काम करेंगे। पिछले चुनाव में संजीव राजा को 46.22 लगभग 47% वोट मिले थे, जो कि एक भाजपा का वोट बैंक था। जबकि अगर जफर आलम को देखें तो करीब 17,000 वोटों से उनकी हार हुई थी, जो कि एक बड़ा आंकड़ा है 76 विधानसभा में, जहां लगभग 1.5 लाख पोलिंग होती है। 3.25 लाख 3.5 लाख वोट थे पिछले वर्ष में, पिछले चुनावों के दौरान। इस वर्ष जो है 4 लाख का आंकड़ा लगभग छुएगा, नई सूची आने को है। तो 46.22% वोट बैंक जहां भाजपा का है, वहां पर कांग्रेस किस तरीके से या मनोज सक्सेना किस तरीके से अपने वोट बैंक को दिखा सकते हैं, या क्या संभावित आंकड़ा आपके हिसाब से आप छू सकते हैं? देखिए पिछला जो चुनाव था 2017 का, कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ी थी, वो गठबंधन में सीट चली गई थी, लेकिन हाईकमान का निर्णय था तो हम लोगों को गठबंधन की बात करनी पड़ी। चुनाव से 4 दिन पहले गठबंधन हो गया, कार्यकर्ता समझ ही नहीं पाए कि हमें गठबंधन का क्या धर्म अपनाना है। और कुछ जो प्रत्याशी थे समाजवादी पार्टी के, हमारे बड़े भाई हैं आदरणीय जफर आलम साहब जी, जफर आलम साहब को भी थोड़ा सा बड़ा गुरूर पैदा हो गया था कि मैंने जनता के बीच में इतना काम कर लिया है, मुझे लोग चुन लेंगे। रही बात भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, एक माहौल हिंदू मुस्लिम का बना दिया गया था, इसलिए वो वोट पड़ गया। मैं आज यकीन के साथ कह रहा हूँ कि आज इस बार भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी तो मैं समझता हूँ 20-25 हज़ार से ज़्यादा उसको वोट नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जितने नौजवान थे आज, उन कार्यकर्ताओं की जितना बड़ा अपमानित इस भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ। एक कार्यकर्ता से बात करते तो कहते कि हम थाने पे पिटे, एक कार्यकर्ता से बात करो हमारा काम नहीं हुआ, कोई कहता कि हमारा ट्रांसफ़र नहीं हुआ, कोई कहता हमें एडमिशन नहीं मिला। वो सारे कार्यकर्ता इतने परेशान हैं। और कौन कार्यकर्ता है हिंदू के नाम पे, वो कांग्रेस का भी कार्यकर्ता है, वो समाजवादी का भी कार्यकर्ता है, वो बहुजन समाज पार्टी का है, वो सारे लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करेंगे। और मुझे विश्वास है, क्योंकि मैं 30 साल से भी अपनी राजनीति कर रहा हूँ, वो मेरे कहीं ना कहीं मेरे से बड़ा हमदर्दी मानते हैं, और निश्चित मैं चुनाव लड़ूंगा, मेरे साथ खड़े होंगे वो लोग। तो आपका कहना है कि आपका व्यक्तिगत जमीनी जो ताकत है वो कहीं ना कहीं आपकी सीट में कांग्रेस को मदद कर सकती है। आप आंकड़े की शायद कोई आंकड़ा देना चाहेंगे 46.22% के लिए के खिलाफ कोई? देखिए 46 पॉइंट की बात मैं कह रहा हूँ, आज जो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 12-13% पे आ गई है। उसके बाद आप मान लीजिए कि 85% वोट बनता है। 85 पॉइंट इंसानियत का वोट है, भाईचारे का वोट है। जफर साहब को किसी समय मिल गया, आज
परिस्थिति दूसरी हो गई है। आज रोजगार की वजह से, कोरोना काल की वजह से मध्यम वर्ग, जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज़्यादा वोट कौन सा है? भारतीय जनता पार्टी दलित की नीचे की राजनीति पे उनका वोट नहीं मिलता। भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े उद्योगपतियों का वोट नहीं मिलता। भारतीय जनता पार्टी को मध्यम वर्ग का वोट मिलता था। आज मध्यम वर्ग की आप बात करिए, पेट्रोल डीजल की मार खा रहा है। आज मध्यम वर्ग की बात कर लिए, स्वास्थ्य के नाम पे वो 1-1, 2-2 लाख रुपए खर्चे की बात कर रहा है। आज सरसों के तेल की बात कर लिए, मसाले की बात कर लिए, दलिए की बात करिए, दही की बात कर लिए। सारी स्थिति में आज महंगाई इतनी चरम सीमा पर पहुंच गई है कि मध्यम वर्ग जो उसका वोटर, मध्यम वर्ग भी आप देखेंगे कम से कम 48% मध्यम वर्ग है। वो मध्यम वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने को तैयार नहीं है। अगर वो मध्यम वर्ग वापस जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी 10 से 12% वोट पर रह जाएगी। ये आप चुनावों में देखेंगे, आपको लगता हो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हम लोग कोई बात करें, ये हम लोगों का नीचे स्थिति में सर्वे भी चल रहा है। यहाँ हम व्यापारियों से बात करते, व्यापारी कहते हैं, अभी मैं कपड़ा व्यापारियों के पास बैठा था, उन्होंने कि 4% GST लगा दिया। कल मैं जूते व्यापारियों के पास बैठा, बोले कि हमारे जूतों पे GST लगा दिया। आज जब मैंने देखा तो ओला, जो हम लोग मजबूरी में ओला गाड़ी मंगा रहे, उस पर भी GST लगाने का काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए 5 लाख की शादी करेंगे, उसमें 98,000 रुपये GST दिया जाएगा। तो भाई भारतीय जनता पार्टी हर चीज़ का टैक्स ले रही है। तो भारतीय जनता पार्टी जब सब चीज़ का टैक्स लेगी तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का भी मन सब लोगों ने बना रखा है। विधानसभा में मनोज जी जो पिक्चर बनेगी वो तो बनेगी, लेकिन अलीगढ़ की 7 में कांग्रेस को कितनी? देखिए, हम तो ये कहेंगे 7 में 7, समझे? सत्ते पे सत्ते की बात कह रहे हैं? नहीं, सत्ते वाली बात नहीं, कि क्योंकि अनुमानित हर आदमी अपनी बताता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम 350, और मैं आपको कह रहा हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटें नहीं बचा पा रही। और हर बार आप देख नहीं रहे कितना बड़ा प्रचार कर रहे हैं, कभी रथ यात्रा, कभी ट्रैक्टर यात्रा, कभी ट्रॉली यात्रा, कभी पैदल यात्रा। अरे हम जानते हैं, अगर उसने काम किया होता तो सब लोग अपने आप वोट देते। भारतीय जनता पार्टी को महसूस होने लगा है कि इस बार आम नागरिक से हम बहुत दूर हो गए। राम मंदिर का मुद्दा नहीं बचा। राम मंदिर किसके नाम पर बना? कोर्ट के नाम पर बना। आज धारा 370 की बात करते, हम भी कहते धारा 370 हटाइए, बहुत अच्छी बात है, हम कहते बहुत बढ़िया बात है। राम मंदिर बन गया, हम कहते बहुत बढ़िया बात है। लोग कहते आप जय श्री राम बोलो, हमने कि जोर से कहते जय श्री राम। हमें कहने में कोई फर्क नहीं, क्योंकि हम भी हिंदू हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को सब समझ गए हैं कि सिर्फ हिंदू का नारा देती है, हिंदू की भावनाओं को करती है। जो नौजवानों को रोजगार चाहिए वो नहीं दे पा रही है। और आज नौजवानों का मन बन चुका है कि भारतीय जनता पार्टी को हम सबक सिखाएंगे, यही उद्देश्य है। ऐसा कैसे हो गया कि हम हिंदू भी हैं से हम हिंदू ही हैं, ये परिवर्तन कांग्रेस में कैसे आ गया? नहीं, देखिए, जिस धर्म में हम लोगों ने जन्म लिया है, हिंदू तो हैं, उसमें हम क्या कह सकते हैं। लेकिन हम कहा जाता था हम हिंदू भी हैं। नहीं, हम हिंदू भी हैं, ये हम भारतीय जनता पार्टी को बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है हिंदू तो खतरे में है। अरे आप समझ लीजिए, मान लीजिए आप अभी आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 26% वोट मिल रहा है। अब 26%, 46% मान लिया आप, 46% वोट मान रहे हैं, तो 46% के बाद आपको लगता है दलित ने वोट क्या बहुजन समाज पार्टी को नहीं दिया था? या यादव कम्युनिटी का वोट समाजवादी पार्टी में नहीं गया था? क्या जाट का आपका लोकदल में नहीं गया था? सब में जाता है। हिंदू मुस्लिम की बात नहीं। पूर्व चुनाव में तो सपा और कांग्रेस का गठबंधन था, और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने सपा के मुखिया ने राहुल जी को इस बार बिल्कुल नकार दिया, इवन उन्होंने मीटिंग तक का समय नहीं दिया, उसमें आप कौन से जनाधार की बात कर रहे हो कि जिस जनाधार के आधार पर आप कह रहे हो कि अब की बार 7 में 7 या विधानसभा में अब की हमारी सरकार है, वो ऐसा कौन सा, मैं बार बार अपने क्वेश्चन में चमत्कार पूछना चाह रहा हूँ कि वैसा कौन सा चमत्कार है? देखिए, हमने पिछली बार भी कहा था कि 27 साल यूपी बेहाल, लेकिन किसी परिस्थिति में समाजवादी पार्टी से हमारा गठबंधन हो गया। उस कारण हमारे कार्यकर्ता हमारे वोट को हम लोग मैनेज नहीं कर पाए, वो वोट कहीं ना कहीं से हमारे से खिसक गया। आज हम लोग फिर कह रहे हैं 32 साल यूपी बेहाल। समाजवादी पार्टी को देख लिया, बहुजन समाज पार्टी को दे दिया, भारतीय जनता पार्टी को देख लिया। आफ्टर 89 के बाद कांग्रेस यहाँ सत्ता में नहीं है, इसलिए 32 साल की 14 साल में तो रामचंद्र जी भी वापस आ गए थे। अब तो हमारा बहुत लंबा वनवास हो गया और इसलिए मन बना लिया। ये सर्वे की साफ रिपोर्ट आ रही हैं, लोग कह रहे हैं कि इस कांग्रेस से बेहतर शासन कर ही नहीं सकता। सरकारी कर्मचारी से आप बात कर लिए, वो क्या कहें कांग्रेस बेहतर है।
व्यापारी से बात कर लिए कांग्रेस बेहतर है, मजदूर से बात कर लिए कांग्रेस बेहतर है, महिलाओं से बात कर लिए कांग्रेस बेहतर है, नौजवान से बात कर लिए कांग्रेस बेहतर है। अरे जब बेहतर है तो हमारी सरकार बनना निश्चित तय है। भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में जो चुनाव लड़ने वाली बात थी, हमने वो वीडियो देखा था जिसमें आप प्रियंका जी से गुजारिश कर रहे थे और उसके तुरंत बाद उन्होंने मंच पे जाकर के ये कहा कि हम पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं वो योजना मनोज सक्सेना की तो नहीं थी या कांग्रेस की कोई विचारधारा या कोई ऐसा प्लान पहले से था? देखिए, प्रियंका जी ने जब मुझसे कहा कि आप अपनी बात को कहिए, तो मैंने कहा कि दीदी, हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर हर बार कहीं ना कहीं गठबंधन से लड़ते हैं और गठबंधन से लड़ने की वजह से हम लोगों का जो चुनाव चिन्ह है गलियों कूचों में नहीं पहुंच पा रहा। लिहाजा इसलिए इस बार हमको प्रैक्टिकली तौर पे कार्यकर्ताओं के बल पे, जनता के बल पे सेपरेट चुनाव लड़ना चाहिए बिना गठबंधन के। और मुझे बड़ी खुशी की बात है, उसके 5 मिनट बाद ही प्रियंका जी ने मंच पे जाके ये घोषणा की कि गठबंधन के बिना हम लोग चुनाव लड़ेंगे। ये उन्होंने कार्यकर्ता की भावना को समझा और निश्चित उनकी इन भावना की हम लोग कदर करके कांग्रेस की सरकार बनाने। या राहुल जी की भूल को कहीं सुधारा उन्होंने? देखिए, राहुल जी जैसा नेता तो शायद सदियों में पैदा होता है। इतना विशाल हृदय का व्यक्ति इससे कांग्रेस का नेता है, हमें गर्व की बात है। मैंने इंदिरा जी के नेतृत्व में भी काम किया है, मैंने सोनिया जी के नेतृत्व में भी काम किया है, मैंने राजीव जी के नेतृत्व में भी काम किया है, मैंने राहुल जी के नेतृत्व में भी काम किया है। और मुझे गर्व है इस बार मैं प्रियंका जी के नेतृत्व में काम कर रहा हूँ और इस बार प्रियंका राहुल जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हम सरकार बनाते हैं। हम इतना आपको विश्वास दिलाते हैं। चलिए मनोज जी, आपकी कांग्रेस के प्रति जो कर्मठता है, जो ईमानदारी है, उम्मीद करें कि कांग्रेस आपको संभावित से प्रस्तावित में लेकर आए, ऐसी भावना है। और आप यहाँ के विधायक हों, ऐसी मंगल कामनाएं हमारी तरफ से हैं। और चूंकि हमारा कार्यालय भी क्षेत्र विधानसभा के अंतर्गत ही आता है, तो भावी विधायक से भी हम ये कहना चाहेंगे कि हमारा भी ख्याल रखें। और यदि आपके हमारे दर्शकों के लिए कोई बात कहने का मन हो तो आप ज़रूर 2 शब्द। देखिए, मैं सभी लोगों से, जनता से, अपने नौजवान साथियों से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि जाति धर्म की बात हमारे रोज़गार से पहले नहीं है। पहले हमें रोज़गार चाहिए, हमें अपना परिवार सुखी चाहिए, हमें अपने परिवार की सुरक्षा चाहिए और हमें अपना विकास चाहिए। मैं आम लोगों से, अपने नौजवान साथियों सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि एक बार जाति धर्म को भूल कर भाईचारे के नाम पर, विकास के नाम पर कांग्रेस को वोट दें, प्रियंका जी को मजबूत करें। यही मेरी आपसे विनती है। और मैं इस नववर्ष में सभी लोगों को अपने परिवार की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। हैप्पी न्यू ईयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आपने समय दिया और बेबाकी से आपने सारे जवाब दिए। देखने को ये मिला कि कांग्रेस के अंदर भी कुछ जोश है। और चूंकि हम लोगों ने वीडियो देखा था कि बुलंदशहर की सभा में आपने प्रियंका जी से अनुरोध किया और उन्होंने तुरंत बिना गठबंधन के चुनाव लड़ने का एक निर्णय लिया, जो एक कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा निर्णय है। जहां अगर समीकरणों की बात करें तो कांग्रेस का कोई जनाधार आज व्यक्तिगत तौर पे या मौलिक तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं दिखाई देता। वहाँ ज़रूर अच्छा प्रत्याशी, कर्मठ प्रत्याशी, जुझारू प्रत्याशी होना बहुत आवश्यक है। तो हमारी मंगल कामनाएं दोबारा आपके साथ। और IB लाइव को आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।